भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर टी20 वर्ल्ड कप साल 2026 का खिताब जीत लिया है और अब भारत 3 बार ये ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश भी बन गया है। फाइनल में भारतीय टीम ने उस न्यूजीलैंड को हराया है जिसे कभी भी टी20 वर्ल्ड कप में मात नहीं दे पाई थी और ऐसे में ये जीत एक बड़ी जीत है। सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी ने इस जीत के बाद रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है और ऐसे में भारतीय टीम की ये जीत क्यों खास है, क्यों ऐतिहासिक है और क्या है भारतीय क्रिकेट के लिए इस जीत के मायने, इसी पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट प्रदीप सहगल। प्रदीप, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि टीम इंडिया का इस जीत के क्या मायने रखती है? देखिए, जीत जो है वो भारतीय टीम के लिए काफी मायने रखती है, क्योंकि जिस तरह से हिस्ट्री डिफीटेड एंड हिस्ट्री रिपीटेड, करेक्ट। ये टैग लाइन जो है वो हम कल शाम से सुन रहे हैं और वाकई में ही टीम इंडिया ने जो किया है ना वो आसान नहीं होता। दो दो बार टाइटल जीतना और वो भी इस तरह से बैक टू बैक टाइटल जीतना कभी भी आसान नहीं होता। भारतीय टीम ने न सिर्फ यहां पर यह दिखाया है कि कितनी बड़ी टीम है ये, और टी20 में किस तरह का दबदबा जो है ये टीम रखती है। देखिए, आज तक कोई भी टीम अपने घर में ये टाइटल नहीं जीत पाई थी, भारतीय टीम ने उस जिंक्स को तोड़ दिया। कोई टीम लगातार 2 बार टाइटल नहीं जीत पाई थी, भारतीय टीम ने उस जिंक्स को भी तोड़ दिया। कोई भी टीम 3-3 बार इस ट्रॉफी को छू नहीं पाई थी, लेकिन करेक्ट। भारतीय टीम ने वो कमाल भी करके दिखाया। तो सूर्य कुमार यादव एंड कंपनी ने जो कमाल किया है ना वो काफी लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। क्योंकि देखिए, 2007 में पहला टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसके चैंपियन भी हम थे, लेकिन तब से लेकर जो दूसरी जीत आई तो उसमें तकरीबन तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 16 से 18 साल का डिफरेंस था। क्योंकि 2007 में हम जीते थे और उसके बाद सीधा जीते थे 2024 में। फिर उसके बाद देखिए, जो तीसरी ट्रॉफी आई उसमें सिर्फ 2 ही साल लगे। तो ये जो फर्क है ये दिखाता है कि किस वजह से ये टीम इंडिया की जो जीत है वो इतनी बड़ी है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, आपको याद होगा कोमल, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो हम ये लगातार बात कर रहे थे कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए ये टीम जानी जाती है। लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ा, भारतीय टीम के बल्लेबाजों का इंजन जो है वो रवा होता हुआ दिखाई दिया। भारतीय टीम के बल्लेबाज फॉर्म में आते हुए दिखाई दिए। और देखिए, भारतीय टीम इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में एक नहीं, दो नहीं, तीन बार 250 प्लस स्कोर बनाया है। आप सोचिए कि 250 प्लस का स्कोर बना दिया भारतीय टीम ने एक ही टूर्नामेंट में 3 बार। तो यह दिखाता है कि आपकी बल्लेबाजी की ताकत कितनी मजबूत है। आपके पास ऐसे दमदार, शानदार, बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी के दम पर एक तरफा कर सकते हैं उस मुकाबले को। और देखिए, फाइनल मुकाबले में जब किसी भी टीम के सामने 250 रनों का टारगेट होता है या उससे ज्यादा का टारगेट होता है, जाहिर सी बात है, एक तो फाइनल का प्रेशर, दूसरा 250 रनों का जो वो प्रेशर होता है वो अलग प्रेशर होता है। तो इसी वजह से यहां पर आप देखिए, एक तरफा कर दिया था आपके बल्लेबाजों ने इस मुकाबले को। तो इस जीत का श्रेय जो है वो सभी को जाना चाहिए, टीम मैनेजमेंट को, खिलाड़ियों को और हेड कोच गौतम गंभीर को। लेकिन जैसे कि हमारी पहले बात हुई है इन मैचों को लेके, जब ये टूर्नामेंट चल रहा था प्रदीप, एक बार ये हो गया था कि वो सेमीफाइनल में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमने एक बार चर्चा भी की थी, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका से जो उनको हार मिली थी। तो क्या वो हार ही वजह है इस जीत की? हाँ, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको ये पता होता है कि आपकी टीम मजबूत है, करेक्ट, लेकिन कई बार आपको एक झटका चाहिए होता है उस पुश के लिए। तो आपको याद होगा जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था ये जो हार है वो टीम इंडिया के लिए अच्छी भी साबित हो सकती है। और देखिए, वो साबित हुई और वो वही हुआ, क्योंकि उस हार ने आपको एकदम से बैकफुट पर धकेल दिया। भारतीय टीम को ये लगा कि ये क्या हुआ हमारे साथ, हमारी बल्लेबाजी नहीं चल रही है, हमारी गेंदबाजी में जो फ्लॉज थे वो सबके सामने आए। उसके बाद टीम मीटिंग हुई। टीम मीटिंग में देखिए फिर किस तरीके से बदलाव देखने को मिले। संजू सैमसन आए बीच में, क्योंकि पहले 3 लेफ्ट हैंडर्स थे आपके टॉप 3 में। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग कर रहे थे, वो लेफ्ट हैंडर थे। नंबर 3 पर तिलक वर्मा आ रहे थे। तो टीम इंडिया ने जब मीटिंग की तो उनको ये लगा कि टॉप में एक हमें राइट हैंडेड बल्लेबाज चाहिए। तो इसीलिए संजू सैमसन को लेकर आए, अपनी रणनीतियों में बदलाव किया। और देखिए, उसी बदलाव की वजह से आज भारतीय टीम जो है वो तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन है, क्योंकि संजू सैमसन ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है,
आप ये कह सकते हैं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था आपका, फिर उसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने 89 रन बनाए, और फाइनल में भी उनकी ये पारी जो है वो बहुत बड़ी है। अभी हम बात भी कर रहे थे कि शतक नहीं आ रहा संजू सैमसन का, लेकिन देखिए ये जो ट्रॉफी है ना वो शतक से बहुत बड़ी है। संजू सैमसन अगर शतक लगा लेते और मान लीजिए नहीं हो पाती, ट्रॉफी नहीं आती, तो फिर उनको हमेशा मलाल रहता। लेकिन अब ये 89 रन की जो उनकी इनिंग है ना वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। वहीं हम अभिषेक शर्मा की भी बात कर रहे थे कि भाई इस खिलाड़ी को क्या हो गया है, लेकिन देखिए उस खिलाड़ी ने भी दिखाया कि मैं बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी हूं, और टीम ने जिस तरह से भरोसा जताया, क्योंकि देखिए जिस तरह का परफॉर्मेंस वो कर आए थे पिछले 1-1.5 साल में, लेकिन जब जैसे ही T20 वर्ल्ड कप में आए तो लगातार 3 मुकाबलों में वो खाता नहीं खोल पाए। उसको लेकर काफी आलोचना हुई, फिर भी रन थोड़े बहुत ही बन रहे थे। अभिषेक शर्मा नजर नहीं आ रहे थे जिनको हम जानते हैं। फिर उसके बाद बीच में एक अर्धशतक आता है, लेकिन फिर उसके बाद फॉर्म में डिप आ जाता है। लेकिन फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, जाहिर तौर पर टीम मीटिंग में यह बात हुई होगी कि आपको शुरुआत में गेंदों को रिस्पेक्ट देना है, आपको सेटल डाउन होना है, और वही किया अभिषेक शर्मा ने। अगर आपको याद हो कोमल, तो इस फाइनल मुकाबले के पहले 2 ओवर में भारतीय टीम ने सिर्फ 12 रन बनाए थे। तो इसका मतलब ये था कि भारतीय गेंदबाज जो है, भारतीय बल्लेबाज जो है वो पिच के मिजाज को भांप रहे हैं। यहाँ पर न्यूजीलैंड ने वो थोड़ी देर टिकना चाहते थे। जैसे हम मैच देख रहे थे प्रदीप, ऐसा लग रहा था कि वो पहले टिकना चाहते थे, उसके बाद वो अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बनाना चाहते थे या फिर वो करना चाहते थे। देखिए ये चीज जो अभिषेक शर्मा को तो पहले से भी पता होगी कि मुझे टिक कर खेलना चाहिए, लेकिन टीम मीटिंग में ये बात हुई होगी। टीम मीटिंग में उन्हें ये कहा गया होगा कि कोई बात नहीं, अगर पहले 2-3 ओवर रन नहीं आते हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम उसके बाद रन बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह के बल्लेबाज हैं और हम जानते हैं कि आप में कितना पोटेंशियल है। और यहीं पर कोच और कप्तान की भूमिका जो है ना वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है कि आप अपने एक ऐसे खिलाड़ी पर कितना विश्वास जताते हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है। और वहां पर देखिए अभिषेक शर्मा पर विश्वास जताया गया, और वो भी उस विश्वास पर खरे उतरे जिस तरीके से उन्होंने फिर स्टार्ट किया, क्योंकि पहले 2 ओवर में आपने 12 रन बनाए थे, और तीसरे ओवर से जिस तरीके से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने अटैक करना शुरू किया, आप ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड को टीम को समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों को रोका जाए। मिचेल सैंटनर जो इतने कूल काम कंपोज्ड कैप्टन माने जाते हैं, उनकी सारी रणनीतियां धरी की धरी रह गई। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी की संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने, वो मैच को दूर लेते जा रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ खड़ी होकर देख रही थी कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल प्रदीप, अगर हम बात कर रहे हैं इस मैच की, तो आपको क्या लगता है कि इस मैच के टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे होंगे? देखिए इस मैच में एक नहीं 3-4 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स रहे। जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे अभी अभिषेक शर्मा की, अभिषेक शर्मा के सामने स्पिनर को लेकर आए दूसरे ही ओवर में ग्लेन फिलिप्स को, यहाँ पर मिचेल सैंटनर। उनको ये लग रहा था कि पुराने वाली रणनीति जो है वो काम कर जाएगी, अभिषेक शर्मा बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाएंगे स्पिनर्स के अगेंस्ट और वहां पर आउट हो जाएंगे, अपना विकेट गंवा जाएंगे, जो कि एक पैटर्न रहा था इस पूरे के पूरे T20 वर्ल्ड कप में कि अभिषेक शर्मा के सामने आप स्पिनर ले आइए शुरुआत में, उनको पेस मत दीजिए और वो आउट हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर ही वो चालाकी दिखाई दी भारतीय बल्लेबाजों की कि किस तरीके से उन्होंने वो स्पिन का ओवर जो है वो निकाला, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्राइक वहां पर नहीं ली अभिषेक शर्मा ने। वहां पर संजू सैमसन की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने ज्यादा स्ट्राइक नहीं आने दी उस ओवर में। और फिर जब आपने पिच के मिजाज को भांप लिया और फिर जो वो तूफानी स्टार्ट मिला, आप सोचिए अगर पावर प्ले में आप तकरीबन 90 रन लगा देते हैं, और ये 90 रन वो हैं, आप देखिए कि पहले 2 ओवर में सिर्फ 12 रन आते हैं और बाकी के 4 ओवर में कितना कड़ा प्रहार किया होगा इन दोनों बल्लेबाजों ने कि आप पावर प्ले में 90 रन के आसपास पहुंच जाते हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह का बैटिंग पावर हाउस जो है वो टीम इंडिया के पास है। तो वहां पर आपने वो समझदारी दिखाई, पहले 2 ओवर आपने पिच के मिजाज को भांपा, आपने पेस को भांपा, आपने स्पिन में ये देखा कि टर्न तो नहीं हो रहा है, और टर्न हो रहा है गेंद तो कितना टर्न हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको भांपनी पड़ती हैं, और जब उसको आप भांप लेते हैं तो फिर आप अपने शॉट्स खेल सकते हैं। यही भारतीय टीम ने दिखाया। उसके बाद आपको याद होगा कि जब संजू सैमसन और ईशान किशन खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आज भारतीय टीम जो है वो 275-280 रन तक बना लेगी। लेकिन फिर क्या होता है, एक ही ओवर में 3 विकेट गिर जाते हैं। वो जिमी नीशम एक ही ओवर में 3 विकेट गिरा देते हैं। पहले उसी ओवर में संजू सैमसन आउट होते हैं, फिर उसी ओवर में ईशान किशन जो कि 2 सेट बल्लेबाज थे, दोनों आपके आउट हो जाते हैं, और फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव भी उसी ओवर में आउट हो जाते हैं। फिर लगता है कि अब यहां से मोमेंटम ब्रेक हो गया है। मोमेंटम ब्रेक हो गया तो फिर ये लगता है कि अब तो शायद 250 भी मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर हार्दिक पांड्या स्ट्रगल कर रहे थे, वो शॉट नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि देखिए किसी भी बल्लेबाज के लिए आना और आते ही बड़े शॉट खेलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां पर न्यूजीलैंड ने थोड़ा सा कमबैक किया। फिर आता है आखिरी ओवर,
वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा इस मुकाबले का, जहां पर दुबे शिवम दुबे ने जिमी नीशम की इकोनॉमी बिगाड़ दी। एक ही ओवर में, वो आखिरी ओवर था, इससे पहले 6 छक्के लगाए थे। नहीं 6 छक्के तो नहीं लगे थे, लेकिन जिमी नीशम जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पर उनका जिस तरह की इकोनॉमी थी और जिस तरीके से वो 3 विकेट भी उन्होंने लिए थे, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा ओवर जाएगा न्यूजीलैंड के लिए और शायद टीम इंडिया 250 पार नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर उसके बाद शिवम दुबे आते हैं और उस आखिरी ओवर में 24 रन बना देते हैं। करेक्ट। और वो 24 रन जो है वो भारतीय टीम को 250 के पार ले जाते हैं, 255 रन बना देते हैं, जो कि आप ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल जो दबाव था वो और बढ़ा गया न्यूजीलैंड पर, क्योंकि 250 से ज्यादा रन बन गए थे इस बड़े फाइनल में। तो ये 3 टर्निंग पॉइंट तो भारत की बल्लेबाजी में आए। फिर आते हैं गेंदबाजी में। देखिए गेंदबाजी में जब भारतीय टीम की गेंदबाजी थी तो उनको पता था कि सामने 2 ऐसे ओपनर आएंगे जो काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। फिन एलन, वो खिलाड़ी जो पिछले मैच में 100 बनाकर आया है, इन फॉर्म प्लेयर है, जिसने आप ये कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका को एक तरफा मुकाबले में बाहर कर दिया था। उस खिलाड़ी को रोकना टीम इंडिया के लिए जरूरी था और वहां पर भारतीय टीम मैचअप लेकर आती है। अक्षर पटेल पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं और उनको यह पता था कि ये यहां पर पुल मारने के लिए जाएंगे और वहीं पर बाउंड्री लाइन पर वो कैच आउट हो जाते हैं। सिर्फ एक फील्डर था उस एरिया में, अगर आप पूरा देखेंगे तो एक ही फील्डर के पास गेंद जाती है। तो ये पूरी रणनीति के साथ लिया गया विकेट था, क्योंकि फिन एलन ही ऐसे बल्लेबाज थे जो इस मुकाबले को भारतीय टीम से दूर लेकर जा सकते थे, क्योंकि अच्छी शुरुआत आपको चाहिए होती है ना। और फिन एलन जिस फॉर्म में थे, सोचिए एक खिलाड़ी जो शतक लगाकर आया है, जिस तरीके से भारत के लिए लगातार संजू सैमसन रन बना रहे थे, ठीक उसी तरीके से न्यूजीलैंड के लिए न्यूजीलैंड के ओपनर्स जो हैं वो दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। तो फिन एलन आउट हो गए थे, उसके बाद टिम सेफर्ट ने 52 रन बनाए, लेकिन उनका भी काम तमाम कर दिया। तो यहां पर भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से पूरी स्ट्रैटेजी के साथ गेंदबाजी की और भारतीय टीम की फील्डिंग भी बड़ी जबरदस्त रही। आपने देखा ईशान किशन ने किस तरीके से वो 2 बेहतरीन कैच पकड़े, क्योंकि एक विकेट कीपर के लिए जब फील्ड में वो फील्डिंग करता है तो आसान नहीं होता। और उसके बाद इस तरह के 2 कैचेस पकड़ना, मैं कहता हूं पूरी तरह से मैच का मोमेंटम जो है वो भारत की तरफ शिफ्ट कर दिया था वहां पर ईशान किशन के 2 कैचेस ने। तो ये सारे टर्निंग पॉइंट्स रहे इस मुकाबले के। बिल्कुल। प्रदीप, अगर हम बात करते हैं संजू सैमसन की, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस जीत में? देखिए कोमल, संजू सैमसन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि जब आपकी टीम ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको अब बचे हुए सारे मुकाबले जीतने हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपकी टीम के लिए अब सारे के सारे मुकाबले नॉकआउट मुकाबले हैं। क्योंकि अगर आप जिम्बाब्वे वाला मैच देखेंगे तो वो भी भारत के लिए नॉकआउट मैच था। उसके बाद वेस्ट इंडीज वाला मैच, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जिसे हम कह रहे हैं, वो भी नॉकआउट मुकाबला था। फिर इंग्लैंड वाला तो सेमीफाइनल ही था और न्यूजीलैंड वाला फाइनल था। तो इन सभी मुकाबलों में आप देखिए कि भारत के लिए सबसे ज्यादा लंबी पारियां किसने खेली हैं? संजू सैमसन ने खेली हैं। वो वेस्ट इंडीज वाला मुकाबला आपको याद होगा, वेस्ट इंडीज की टीम भारत के बाद दूसरी ऐसी टीम है इस वर्ल्ड कप में जिसने 250 प्लस स्कोर बनाया है। तो वेस्ट इंडीज के पास वो बैटिंग पावर हाउस था, लेकिन उनके सामने इतना बड़ा लक्ष्य रख देना, 250 रन बना देने, जाहिर तौर पर वेस्ट इंडीज के भी पसीने वहीं छूट गए थे। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय टीम ने वो 250 रन बनाए वहां पर, वो देखिए वो संजू सैमसन की ही पारी थी, क्योंकि अगर वहां पर संजू सैमसन नहीं होते तो शायद इतना बड़ा स्कोर नहीं बन पाता। वहीं फाइनल की अगर हम बात करें तो फाइनल में भी उन्होंने 89 रन बनाए हैं। और T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई खिलाड़ी शुरुआती 4 मैच खेला ही नहीं है, या किसी खिलाड़ी ने टूर्नामेंट के 4 मैच मिस कर दिए हो और उसके बावजूद वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया हो। भारत के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी संजू सैमसन है, जबकि वो शुरुआती मैचेस खेले ही नहीं। तो आप ये समझिए कि उन्होंने किस तरह का प्रदर्शन किया होगा, किस तरीके से उन्होंने अपने बल्ले का दम दिखाया होगा और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय टीम को एक के बाद एक मैचेस में प्रदर्शन करके दिया है। इसीलिए संजू सैमसन खास है ना, इसलिए ये टीम खास है। तो संजू सैमसन के कैलिबर पर किसी को यहां पर कोई डाउट नहीं था, लेकिन उन पर डाउट सिर्फ एक ही वजह से किया जाता था, ये कहा जाता था कि संजू सैमसन कंसिस्टेंट नहीं है, वो लगातार हर मैच में रन नहीं बनाते हैं। लेकिन अब तो उन्होंने इस चीज को भी बिल्कुल, इस चीज को भी आप ये कह सकते हैं, इस फैक्टर को भी आउट कर दिया है। अब उन्होंने दिखा दिया है कि भाई मैं कंसिस्टेंट भी हूं और ताबड़तोड़ तो मैं हूं ही, और मैं लगातार टीम के लिए रन बनाता हूं और एक मैं सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक हूं इस टीम के लिए। बिल्कुल। प्रदीप, अगर हम बात करते हैं बेस्ट प्लेयर्स की, तो इस टूर्नामेंट में ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल ही बेहतरीन रहे हैं? देखिए कोई भी टीम अगर टूर्नामेंट जीतती है तो किसी एक खिलाड़ी के बलबूते नहीं जीतती, वो अलग अलग खिलाड़ियों के बलबूते जीतती है। और कोमल, हम लगातार हमारे जो डिस्कशंस हुए हैं उसमें हम ये चर्चा करते रहे हैं
कि वही टीम चैंपियन बनती है जिसके पास अलग अलग मैच विनर्स होते हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए, अगर मैं आपको पाकिस्तान वाले मैच में ले जाऊं तो वहां पर ईशान किशन ने जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके भारत को जिताया, वहां पर वो मैच विनर बन के साबित आए। फिर एक मैच में सूर्य कुमार यादव ने एक अच्छी इनिंग खेली, वो वहां पर मैन ऑफ द मैच बने। फिर एक मुकाबले में शिवम दुबे हीरो बन जाते हैं। फिर वहीं अगर मैं आपको इंग्लैंड वाले मुकाबले में लेकर जाऊं तो मैं आपको याद दिलाऊं जसप्रीत बुमराह का वो ओवर और अर्शदीप सिंह का वो ओवर और हार्दिक पांड्या का वो ओवर। तो यहां पर आपके गेंदबाजों ने भी उतना कंट्रीब्यूट किया है। भले ही हम वरुण चक्रवर्ती की बात नहीं कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती के लिए पिछले कुछ मैचेस बहुत 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 ज्यादा आप ये कह सकते हैं उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे, थोड़े महंगे भी साबित हुए, लेकिन भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट इस टूर्नामेंट में वरुण चक्रवर्ती ने ही चटकाए हैं, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन है इस जीत में। तो ऐसे में इस पूरी की पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन है इस जीत में। मैं किसी एक खिलाड़ी को नहीं बता सकता कि किसने इस जीत में ज्यादा किरदार निभाया है या अहम किरदार सबने निभाया है। इसीलिए ये टीम स्पोर्ट है, ये टीम की जीत है और ये ट्रॉफी जो है वो पूरी टीम की है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन प्रदीप, अगर हम बात करें गौतम गंभीर की, तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस जीत में? देखिए, गौतम गंभीर इस टीम के हेड कोच हैं, बहुत आलोचना भी हुई है, लेकिन देखिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो वो इस टीम को बहुत 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 आगे ले गए हैं। करेक्ट। क्योंकि गौतम गंभीर अब ऐसे हेड कोच बन गए हैं जिन्होंने न सिर्फ अब भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया है, बल्कि आपको पिछले साल में याद दिलाऊं 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी भी उन्हीं के कार्यकाल में भारत ने जीती थी। तो 2 साल में 2 आईसीसी ट्रॉफी कोई भी भारत का हेड कोच जो है इससे पहले कमाल नहीं कर पाया। हाँ, जरूर टेस्ट क्रिकेट को लेकर उनकी आलोचना होती है क्योंकि टेस्ट में उनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ आपका 3 टेस्ट मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप हारते हैं, तो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो जाहिर तौर पर टेस्ट क्रिकेट में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है गौतम गंभीर के कार्यकाल में, लेकिन व्हाइट बॉल फॉर्मेट में जिस तरह का प्रदर्शन, जिस तरह का ग्राफ इस टीम का रहा है गौतम गंभीर के कार्यकाल में, ये दिखाता है कि गौतम गंभीर जो है वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और स्ट्रैटेजी बनाना, मैदान के बाहर स्ट्रैटेजी बनाना आसान होता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करवाना, आपको कल याद होगा गौतम गंभीर जब मैच चल रहा था तो सूर्य कुमार यादव उनसे पूछ रहे थे नेक्स्ट ओवर किसका, तो वहां पर गौतम गंभीर ने कहा कि बुमराह को लेकर आओ। तो उन्होंने कहा कि बुमराह के सिर्फ 2 ही ओवर बचे हैं, कोई बात नहीं आप बुमराह को लेकर आइए। तो ये दिखाता है कि कैसे दबाव को बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर वहां पर बुमराह का एक और ओवर अच्छा चला गया तो न्यूजीलैंड को जहां 13 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन चाहिए थे वो कब 15 हो जाएंगे ये समझ भी नहीं आएगा। तो ये इस तरह से गेम को रीड करना और उसमें इन्वॉल्व रहना बहुत बड़ा काम होता है ये, और गौतम गंभीर ने अनडाउटेडली बहुत ही अच्छा काम किया है इस टीम के साथ। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में मैं कहूंगा, जरूर रेड बॉल फॉर्मेट में कई सारे सवाल अभी भी खड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई और भारतीय कोच नहीं कर पाया ना, तो कुछ तो अलग कर रहे होंगे ना यहाँ पर गौतम गंभीर इस टीम के साथ। तो जाहिर तौर पर गौतम गंभीर को भी इस जीत का पूरा श्रेय है। जितना खिलाड़ियों को श्रेय जाता है उतना ही गौतम गंभीर को भी इस जीत का श्रेय जाता है। और देखिए गौतम गंभीर जो है उन्होंने अब एक ऐसे आप ये कह सकते हैं कोच बन गए हैं जिनके पास आईपीएल की भी ट्रॉफी है, जिनके पास आईसीसी वनडे ट्रॉफी भी है और आईसीसी की T20 ट्रॉफी भी है। Correct. और बतौर खिलाड़ी उनके पास वनडे का वर्ल्ड कप भी है और वो T20 वर्ल्ड कप विनर भी हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनके पास ये सारी ट्रॉफीज आपको नजर आएंगी। तो गौतम गंभीर आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में शायद इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके पास ये सारी ट्रॉफीज हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं एक्चुअली मेरे फेवरेट प्लेयर की, बुमराह की। तो आपको क्या लगता है प्रदीप कि इनका इम्पैक्ट इस सीरीज में कैसा रहा होगा? देखिए, भले ही जसप्रीत बुमराह को बहुत ज्यादा विकेट ना मिले हों या उन्होंने इस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट ना लिए हों, लेकिन ये अपने आप में दिखा देता है कि जब गौतम गंभीर, जो अभी हम बात भी कर रहे थे, गौतम गंभीर ये कहते हैं कि बुमराह को लेकर आइए, वो दबाव बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब साफ है कि जसप्रीत बुमराह इस टीम के की खिलाड़ियों में से एक हैं, सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक हैं, क्योंकि उनको पता है कि कब मुझे कौन सी तरह की गेंदबाजी करनी है। जब उन्हें रन बचाने होते हैं तो आप देखिए कि वो यॉर्कर्स पर ज्यादा ट्राई करते हैं। जब उन्हें विकेट चटकाने होते हैं तो यॉर्कर तो उनका एक अचूक हथियार है ही, उसके अलावा वो ये देखते हैं कि मुझे इस पिच पर किस लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी, किस पेस से गेंदबाजी करनी होगी। मैं आपको पिछले 2 मैचेस याद दिलाता हूं। पहला तो ये फाइनल, पहली गेंद डालने आते हैं, स्लोअर वन डाल देते हैं रचिन रविंद्र के सामने और पहली ही गेंद पर उनका विकेट चटका देते हैं। उसके बाद मैं आपको सेमीफाइनल मुकाबले में ले जाना चाहता हूं, आते हैं फिल सॉल्ट को स्लोअर वन डाल देते हैं वहां पर पहली ही गेंद, और वहां पर फिल सॉल्ट भी कैच आउट हो जाते हैं। तो देखिए कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना, एक खिलाड़ी जो मैच की अपनी पहली गेंद डाल रहा है, वो तेज गेंदबाज है, वो स्लोअर वन से शुरुआत करेगा, वो भी पावर प्ले के अंदर। तो ये दिखाता है कि वो किस सोच के साथ आते हैं।
आप बुमराह के लिए तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सारे जो हथियार है ना वो अचूक हैं। चाहे आप उनकी इन स्विंग देख लीजिए, चाहे आप उनकी आउट स्विंग देख लीजिए, चाहे आप उनकी यॉर्कर देख लीजिए। उनकी यॉर्कर से तो बचना ही बहुत मुश्किल है। तो कई बार तो खिलाड़ी अपना पैर बचाने के लिए ही, कहीं मेरे पैर पे ना लग जाए, मेरा अंगूठा ही ना टूट जाए, उसी चक्कर में कई बार अपना विकेट गंवा देते हैं। और मैं आपको याद दिलाऊं कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो भारत के सबसे बेहतरीन, मुझे नहीं लगता कि शायद इनके बाद इन जैसा कोई और आएगा, क्योंकि जिस तरह के ये गेंदबाज हैं, जो भी सिचुएशन हो मैच की, अगर आपके कप्तान को विकेट चाहिए तो इनको गेंद थमा दीजिए, रन रोकने हैं तो इनको गेंद थमा दीजिए। तो ये दिखाता है ना कि जसप्रीत बुमराह का ऑरा क्या है, क्या वैल्यू लेकर आते हैं, टीम में वो क्या प्रदर्शन करके देते हैं। इसीलिए वो सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक है ना भारत के। बिल्कुल। तो ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के नए दौर की शुरुआत भी है और टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है और पूरी दुनिया में अपने दबदबे का एक और सबूत भी दे दिया है। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और ऐसी और अपडेट्स के लिए, खेल की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को यानी कि द फेडरल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और इस चर्चा में आने के लिए प्रदीप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू कोमल।